मार्केट में म्यूचुअल फंड से आगे का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गया है। नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। लेकिन मार्केट में इतनी सारी कैटेगरी आ गई है कि इन्वेस्टर कंफ्यूज है। इक्विटी, हाइब्रिड, एक्स टॉप 100, तो सेक्टर रोटेशन फंड, फिर हाइब्रिड फंड, इनकम एंड इक्विटी फंड, डायनामिक इक्विटी फंड। अब समझने की बात यह है कि इनमें स्ट्रेटजी में क्या फर्क है और ये अलग अलग स्ट्रेटजी किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंग्लिश में इस सारी स्ट्रेटजी को समझेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का और पिछले 20 सालों से मैं इन्वेस्टर्स के साथ में काम कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलग अलग SIF की स्ट्रेटजी किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है। पहली स्ट्रेटजी है हाइब्रिड इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट की। इस कैटेगरी में आपको SBI, क्वांट, एडलविस, कोटक, ICICI और HSBC के फंड्स अवेलेबल हैं। मार्केट में अभी टोटल सिर्फ 14 कंपनी ही है जिसका SIF आ चुका है और किसी किसी कंपनी के सिर्फ एक प्रोडक्ट है, किसी के पास में 2 या 3 प्रोडक्ट्स या 4 प्रोडक्ट मैक्सिमम कंपनियों के आए हैं। तो हम लोग इक्विटी हाइब्रिड की अगर बात करें तो यहां पर फंड मैनेजर के हाथ में ऑप्शन है कि वो बढ़ते हुए मार्केट में लॉन्ग कॉल लेकर के एक मोमेंटम को कैप्चर करता है और साथ ही साथ डाउन साइड में भी वो अपॉर्चुनिटी ले सकता है यहां पर डेरिवेटिव्स को यूज करके। और यहां पे रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस्ड और मॉडरेट HNIs के लिए सुटेबल हो सकता है, लेकिन यह फंड बिगिनर्स के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी है एक्स टॉप 100 की। मार्केट में रिटर्न सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में नहीं बनता है, बल्कि उसकी बाहर से जो कंपनीज आती है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप कही जाती है, उसमें से मल्टी बैगर्स निकल करके आते हैं। तो यह फंड, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये 100 कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उसके बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर कि ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। और इसी वजह से यह फंड अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल हो सकता है। तो ये यंग इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए सुटेबल हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकें। अब हम बात करते हैं कि डायनामिक इक्विटी जो फंड है वो कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है। डायनामिक इक्विटी, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें जो इक्विटी का पोर्शन है, अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अभी इक्विटी मार्केट सस्ता है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देगा, और कभी उसको इक्विटी मार्केट एक्सपेंसिव लगेगा तो वो इक्विटी को सेल करके और डेट का एलोकेशन बढ़ा लेगा। तो यह वैसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें रिस्क कम है, तो ऐसे में जो बिगिनर इन्वेस्टर हैं वो भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि SIF का टिकट साइज 10 लाख रुपए का है। तो अगर आपके पास में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स है उसमें है, तो उसके बाद से आप यहां पर फर्दर एलोकेशन, एडवांस एलोकेशन के लिए आप यहां पे एलोकेशन कर सकते हैं। अब आप समझेंगे चौथी स्ट्रेटजी, जिसका नाम है सेक्टर रोटेशनल स्ट्रेटजी। सेक्टर रोटेशनल स्ट्रेटजी को हम अगर कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी से समझना चाहें तो आप जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें बिजनेस साइकिल फंड्स का नाम सुने होंगे। यह कुछ वैसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में हर समय में कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। कभी बैंकिंग चलता है तो कभी फार्मा चलता है, तो कभी IT चलती है, तो कभी FMCG चलता है। तो यहां पर फंड मैनेजर के हाथ में चॉइस रहेगा कि वो एक्टिवली अपने सेक्टर को चर्न करता रहेगा। और यह वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जो टैक्टिक एसेट एलोकेशन में बिलीव करना चाहते हैं, और ये काम आप इनडायरेक्टली फंड मैनेजर को दे करके करवा सकते हैं। तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है, HNI इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है, और जो टैक्टिक एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं उनके लिए सुटेबल है।
अब हम बात कर रहे हैं पांचवा स्ट्रेटजी की, जहां पर कि इनकम और इक्विटी दोनों को एक साथ पंच किया गया है। और यह स्ट्रेटजी वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकती है जो रिटायरमेंट के बाद से एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जिनको रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत है, क्योंकि यहां पर डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाएगा और कोशिश ये किया जाएगा कि इसको जितना हो सके कंजर्वेटिव रखा जाए और रिस्क को कम किया जा सके, उसके लिए डेरिवेटिव्स का यूज किया जाएगा। और यह सुटेबल हो सकता है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि यहां पर रिस्क मॉडरेटली कम रहेगा। तो एसआईएफ एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ एसआईएफ के नाम से आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि यह जान करके इन्वेस्टमेंट करें कि एसआईएफ की जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां पर कि मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा एसबीआई, एडलवाइस और क्वांट के हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ के विषय में, और देखेंगे कि किस फंड की स्ट्रेटजी किस इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो अगर आपको ऐसी सिंपल इंग्लिश इन्वेस्टमेंट में के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले एक बार मैं समराइज करके आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप डायनामिक इक्विटी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बिगिनर और आपके पास में साइजेबल कॉर्पस हो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहां पे टिकट साइज 10 लाख रुपए का है। एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक्स टॉप 100 में भी जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पास में लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड और एचएनआई हैं आप तो आप इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप टैक्टिक एसेट एलोकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप सेक्टर रोटेशन फंड में भी जा सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड हैं और आपको एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करनी है तो आप इनकम प्लस इक्विटी वाले जो स्ट्रेटजी हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप किस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।